आवाज में। मेरा नाम प्रताप है। मैं रानीखेत उत्तराखंड से हूँ। मैं अब तो स्कूल की बस चलाता हूँ, मगर एक वक्त था जब मैं शराब का ट्रक चलाता था। ये सन 2001 की बात है। मैं गोदाम से शराब की बोतलों से भरी करेटों को ट्रक में भरकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग स्टेशन पे जा रहा था। मैं उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ था। उस वक्त तक मुझे ट्रक चलाते चलाते 7 साल हो चुके थे और कभी मेरे साथ सड़कों में कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं घटी थी। असल में मैं ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। मेरा मानना यह था कि अगर आप सोचोगे कि अंधेरे में कोई खड़ा है तो आपका दिमाग अंधेरे में एक आकृति बना देगा और आपको भ्रम पैदा हो जाएगा कि वहां पर सच में कोई खड़ा है। असल में वहां पर कुछ नहीं होता। बस इसी सोच की वजह से मैं एक बार एक बुरी मुसीबत में फंस गया। ये समझ लो कि मैं मरते मरते बचा। उस रात ट्रक में मैं और मेरा क्लीनर मौजूद था। मेरे क्लीनर का नाम बलदेव था। बलदेव हट्टा कट्टा नौजवान था, 6 फुटिया, 100 किलो वजनी मुश्तंडा। असल में शराब के ट्रक में उस जैसे आदमियों की जरूरत पड़ती थी ताकि रास्ते में लुटेरे शराब के ट्रक को लूटने की कोशिश ना करे, क्योंकि उस वक्त शराब की बोतलों से भरा ट्रक भी किसी खजाने से कम नहीं होता था। खैर, उस रात बलदेव मेरे बगल में बैठा ऊँघ रहा था। रात के 11 बज रहे थे और मैं पहाड़ों की घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में बड़ी सावधानी से ट्रक चला रहा था। सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़। अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। बस हमें डर था तो सिर्फ लैंडस्लाइड का। रात के 1 बजे तक बारिश तेज होने लगी तो मजबूरन मुझे ट्रक को एक सुरक्षित जगह में रोकना पड़ा। बारिश बहुत तेज होने लगी थी और उसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपने क्लीनर से कहा कि सो जाते हैं, वैसे भी बारिश सुबह तक नहीं रुकेगी, इसलिए बारिश रुकने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम सो जाएं और सुबह तड़के ही निकल चलेंगे। बलदेव ने ट्रक के अंदर सोने के लिए बिस्तर बिछाया और हम दोनों सो गए। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बलदेव और मैं शराब का ट्रक जरूर चलाते थे, मगर हम दोनों ही शराब नहीं पीते थे। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस रात जो हमने देखा वो पूरे होशो हवास में देखा था। मैं और बलदेव सो चुके थे। अभी मुझे आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे ट्रक की छत के ऊपर कोई चढ़ा हो। मुझे टिन की छत की पिचकने की आवाज आई, मानो जैसे कोई भारी भरकम आदमी उसके ऊपर चढ़ा हो। मैं उठा तो देखा बलदेव ट्रक के अंदर अपने बिस्तर में नहीं था। मुझे लगा कि ट्रक की छत के ऊपर बलदेव ही होगा। वो ट्रक के ऊपर लगे हुए तरपाल को ठीक करने के लिए गया होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैंने बलदेव को आवाज दी और पूछा कि छत पे वो है क्या। उसने ऊपर से जवाब दिया, हाँ। मैं अपनी ड्राइविंग सीट में बैठा और मैंने सीट के नीचे से पानी की बोतल निकाली और मैंने पानी का एक घूंट पिया ही था कि मैंने सामने से एक आदमी को आता हुआ देखा। रह रह कर बिजली कड़क रही थी और उसी की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस आदमी ने खुद को सिर से लेकर पैरों तक काले तरपाल से ढका हुआ था, खुद को बारिश से बचाने के लिए। अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो काला तरपाल ओढ़े आदमी ट्रक के करीब आया और ट्रक का दरवाजा खोल के ट्रक में चढ़ गया। फिर उसने अपने सिर से तरपाल हटाया। तब मैंने उसे देखा, वो बलदेव था। मैं हैरान परेशान सा उसे देखकर सोच रहा था कि अगर ये सामने से आ रहा था तो ट्रक के ऊपर से मुझे किसने जवाब दिया था। जब बलदेव ने मुझे परेशान सा देखा तो वो बोला, अरे उस्ताद, क्या हुआ? मेरे मुंह में कुछ लगा है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने बलदेव से पूछा, बलदेव तू कहां से आ रहा है? बलदेव बोला, उस्ताद बड़ी जोर की आ रही थी, मैं पोटी करने गया था। क्यों, क्या हुआ? तब मैंने उससे कहा, यार अभी अभी 1 मिनट पहले छत के ऊपर कोई खड़ा था, मुझे लगा तू तरपाल ठीक करने के लिए गया है। मैंने आवाज दी और पूछा कि बलदेव ऊपर तू है? तो छत के ऊपर से तेरी आवाज आई और जवाब आया, हाँ। बस उसके अगले ही पल मैंने तुझे सामने से आता हुआ देखा। तो छत के ऊपर कौन था? बलदेव निडर आदमी था। वो बोला, 1 मिनट रुको उस्ताद, मैं देखता हूँ छत के ऊपर कौन है।
बलदेव इतना कहकर खिड़की से बाहर निकलकर छत के ऊपर देखने लगा। फिर अंदर आकर बोला, उस्ताद, छत के ऊपर तो कोई भी नहीं है, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। बारिश की वजह से छत की टीन आवाज कर रही है। इतनी बारिश में छत के ऊपर कोई क्या करेगा। उसके बाद बलदेव ने तौलिए से खुद को पोंछा और बिस्तर में घुसकर कंबल तान के सो गया। मैं अभी भी बैठा हुआ यही सोच रहा था कि छत के ऊपर कोई तो था। मैंने साफ साफ बलदेव की आवाज सुनी थी। खैर, बलदेव तो सो चुका था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ सामने सड़क की तरफ देखने लगा। सामने विंड स्क्रीन पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। कभी कभी बिजली कड़कती तो सामने सड़क धुंधली सी दिखाई दे जाती थी। लेकिन तभी कड़कती बिजली की रोशनी में मैंने सामने सड़क में एक औरत को खड़ी देखा। उस औरत ने धोती पहनी थी और उसके पल्लू से खुद का सिर ढका हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सामने खड़ी हमारे ट्रक की तरफ ही देख रही थी। और फिर अगले ही पल अंधेरा छा गया और फिर से बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने सामने सड़क में देखा, मगर इस बार सड़क में कोई नहीं था। मैंने सामने विंडस्क्रीन पर वाइपर चलाया और विंडस्क्रीन साफ करके भी देखा, मगर सामने कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं सोच रहा था कि यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैंने उस औरत को बिल्कुल साफ देखा था और छत के ऊपर से भी मैंने बलदेव की आवाज को एकदम साफ सुना था। यह पक्का मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैं बलदेव को जगाने के लिए पीछे पलटा ही था कि तभी जो मैंने देखा उसे देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मैं अपनी सीट से नीचे गिर गया। बलदेव अभी भी सोया हुआ था और उसके पैरों के पास एक भीगी हुई औरत बैठी हुई थी। ये वही औरत थी जो अभी कुछ देर पहले बाहर खड़ी थी। उसने अपने सिर को पूरी तरह से अपनी धोती के पल्लू से ढका हुआ था। उसे देखकर जब मैं चीखता हुआ अपनी सीट से नीचे गिरा, तब आवाज को सुनकर बलदेव की नींद टूटी और उसने अपने चेहरे से कंबल को हटाकर मुझे देखा और मुझसे बोला, अरे उस्ताद, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? मैंने उसे कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां अभी एक औरत बैठी हुई थी। बलदेव बोला, औरत? क्या बोल रहे हो उस्ताद? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा, सपना तो तब देखता जब मैं सोया होता। मैंने अपनी खुली आंखों से उस औरत को तेरे पैरों के पास बैठा हुआ देखा। तब बलदेव को अपने पैरों के पास गीला गीला महसूस हुआ। उसने अपने पैरों के पास देखा, वहां पर पानी गिरा हुआ था। बलदेव ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखें डर के मारे फटती चली गई। वो ठीक मेरे पीछे देख रहा था, विंड स्क्रीन की तरफ। मैंने भी डरते हुए पलटकर अपने पीछे विंड स्क्रीन की तरफ देखा और जो देखा वो देखकर हम दोनों की चीखें निकल गई। विंड स्क्रीन के बाहर ट्रक के बोनट पर एक औरत बैठी हुई थी। वही औरत जिसने अपनी धोती के पल्लू से अपने सिर को ढका हुआ था। वो बहुत देर तक उसी तरह बैठी रही। उसके पल्लू ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, मगर ऐसा लग रहा था कि वो पल्लू के पीछे से हमें ही देख रही है। और ट्रक के अंदर हम दोनों डरे सहमे एक दूजे को पकड़े हुए थे। सच कहूं तो मैं उतना कभी नहीं डरा जितना आज उस औरत को देखकर डर रहा था। वो औरत कुछ देर तक उसी तरह बैठी रही और फिर एक जोरदार बिजली कड़की और उसी के साथ वो औरत अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गई। बलदेव जैसा हट्टा कट्टा मुस्टंडा डर से थर थर कांप रहा था और वही हाल मेरा भी था। बलदेव कांपती आवाज ने मुझसे बोला, उस्ताद, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। जल्दी ट्रक यहां से निकालो, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। ट्रक भगाओ यहां से। मैंने भी कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और गियर बदलकर पूरी रफ्तार से ट्रक को उस जगह से भगा लिया। उसके बाद हमने उस ट्रक को बहुत दूर जाके एक गांव के पास ही रोका। अब आप समझ ही चुके होंगे कि उस रात हम पर क्या बीती होगी। वो औरत कौन थी, उसकी क्या कहानी थी, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें बस इतना मालूम है कि चाहे कितनी भी बॉडी बना लो, पर जब भूत सामने आता है तो अच्छे अच्छे पहलवानों की भी फट जाती है। उस रात के बाद बलदेव और मैंने रात की वो नौकरी ही छोड़ दी। बलदेव आजकल एक बैंक के लिए वसूली भाई वाला काम करता है
और मैं एक स्कूल बस चलाता हूँ। मगर आज भी जब हम दोनों मिलते हैं और उस रात की वो घटना और सिर पर पल्लू डाल के बैठी हुई उस औरत को याद करते हैं तो हम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर के अंकल के साथ घटी थी, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात 2017 की है। मैं अपनी कार से अपने परिवार के साथ शहर से गांव जा रहा था। सफर लंबा था। मेरा बड़ा बेटा कार ड्राइव कर रहा था। मेरी पत्नी और छोटी बेटी दोनों पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे। हम सभी उस सफर का आनंद ले रहे थे। हमने शहर पीछे छोड़ दिया था। सारा आबादी वाला इलाका अब हमसे बहुत पीछे रह गया था। अब हम जंगल के बीच हाईवे में पहुंच चुके थे। ये दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत थी, इसलिए हमने कार के अंदर हीटर चलाया हुआ था। जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बाहर कोहरा बढ़ता जा रहा था, मगर उस कोहरे के बावजूद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी कार की फॉग लाइट्स ऑन थी। हम एक घने जंगल के बीच में से गुजर रहे थे। अत्यधिक ठंड की वजह से सड़क में ट्रैफिक बहुत कम था। मुश्किल से ही इक्का दुक्का गाड़ियां दिख जाती थी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब सिर्फ हम ही उस सड़क में अकेले ट्रैवल कर रहे थे। अब तक कोहरा इतना ज्यादा हो चुका था कि मुश्किल से ही कुछ फीट तक दिखाई दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा बड़ी ही सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था और हम बैठे बैठे सफर के मजे ले रहे थे। उस दिन हम हमारे बच्चों के ननिहाल जा रहे थे, यानी कि मेरे ससुराल। शाम गहराने लगी थी। अंधेरा भी कोहरे की वजह से बढ़ता जा रहा था। कार की फॉग लाइट्स भी उस कोहरे में ज्यादा मदद नहीं कर रही थी, मगर हमें कैसे तो करके आगे बढ़ते रहना था। कार के अंदर हीटर के साथ हल्का म्यूजिक भी चल रहा था। हम सभी खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। पर मेरे बड़े बेटे की नजर पूरी तरह से सड़क पर थी। वो बड़ी ही सावधानी से सड़क पर फोकस किए हुए था। तभी अचानक से वो बोल पड़ा, पापा। जब मैंने सामने सड़क में देखा तो पाया सड़क के किनारे एक पुराना सा ट्रक खड़ा था। उस कोहरे के बीच वो अचानक से प्रकट हो गया था, जिस वजह से मेरे बेटे ने कार के ब्रेक दबा दिए। कार एक झटके के साथ रुक गई। मैंने उस ट्रक को गौर से देखा। वो ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे सीधा किसी कबाड़ खाने से आया हो। उसकी पूरी बॉडी में जंग लगा हुआ था। मेरे बेटे ने कार को उस ट्रक के पीछे पार्क कर दिया। कार की हैजार्ड लाइट्स ऑन थी। अगर कोई दूसरी गाड़ी पीछे से आती तो लाइट्स देख के सावधान हो जाती। मेरा बेटा सड़क के किनारे झाड़ी में जाके हल्का होने लगा। मैंने उस ट्रक की अच्छे से जांच की। वो जंग लगा हुआ ट्रक पुराना जरूर था, मगर उसके टायर्स में अच्छी तरह से हवा भरी हुई थी। उसका इंजन भी अच्छी कंडीशन में था। मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर वो ट्रक उस बियाबान जंगल में क्यों खड़ा है। खैर, मेरा बेटा सुसु करके वापस कार में आकर बैठ चुका था, सो मैं भी कार के अंदर बैठा और फिर हमने अपना सफर कंटिन्यू किया। अभी हमें आगे बढ़े हुए कुछ ही देर हुई थी। मैंने गौर किया कि हम सभी आपस में बातचीत हंसी मजाक कर रहे थे, मगर मेरा बड़ा बेटा कार चलाते हुए परेशान सा लग रहा था। वो बार बार अपनी साइड वाली बैक व्यू मिरर में देख रहा था। मैंने उसे कहा, क्या हुआ बेटे? वो बोला, पापा हमारे पीछे से एक गाड़ी आ रही है। मैंने अपनी साइड वाले बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे से सच में एक गाड़ी आ रही थी, कोहरे की वजह से जिसकी सिर्फ हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, कोई बात नहीं, उसे पास दे दो, वो आगे निकल जाएगी। मेरा बेटा बोला, पापा मैं उसे पास दे रहा हूं लेकिन वो आगे आ ही नहीं रहा। वो सच कह रहा था। सड़क एकदम खाली थी और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। पीछे से आ रही वो गाड़ी आसानी से हमें ओवरटेक कर सकती थी, मगर वो हमारे पीछे पीछे ही चलती रही। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसको रहने दो, शायद वो कोहरे की वजह से आगे जाने में डर रहा होगा, तुम चलते रहो। उसके बाद हम चलते रहे।
मगर अभी हमें कुछ ही देर हुई थी कि वो गाड़ी अचानक से हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई। उसकी अचानक से की हुई इस हरकत की वजह से मेरे बेटे से हड़बड़ाहट में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और हमारी गाड़ी स्किड करके सड़क के किनारे मिट्टी में फिसलते हुए एक पेड़ से जा टकराई और उसकी लेफ्ट साइड की हेडलाइट फूट गई। अच्छी बात यह थी कि एक हेडलाइट के अलावा कार में और कोई नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कार के अंदर बैठे हुए हम में से किसी को कोई चोट आई थी। मेरा बेटा गुस्से से भर गया। वो गुर्राते हुए बोला, पापा मैं साले ट्रक वाले की हड्डियां तोड़ दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अब क्या ये वही ट्रक था जो पीछे सड़क के किनारे खड़ा था? मेरा बेटा बोला, हाँ पापा ये वही बकवास जंग लगा हुआ ट्रक था। तब मैंने अपने बेटे से कहा, छोड़ो उसे, वो शराब के नशे में होगा, बस तुम सावधानी से गाड़ी चलाना। अब क्योंकि हमारी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई है तो अब विजिबिलिटी कुछ कम होगी। उसके बाद हमारी गाड़ी करीब आधे घंटे तक उस सुनसान सड़क में अकेली चलती रही। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। आसमान में चांद बादलों के पीछे लुक्का छुपी खेल रहा था। तभी मैंने और मेरे बेटे ने कुछ दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को पलटा हुआ देखा। वो ट्रक कुछ इस तरह से पलटा हुआ था कि उसने पूरी सड़क ही ब्लॉक कर दी थी। हमारी कार उस पलटे हुए ट्रक के करीब पहुंची तो हमें वो साफ साफ दिखाई देने लगा। वो वही ट्रक था, वही जंग लगा हुआ पुराना सा ट्रक। मेरे बेटे ने गाड़ी रोकी और बोला, पापा अब हम आगे कैसे जाएंगे? मैं बिना कोई जवाब दिए अपनी कार से नीचे उतरा और उस ट्रक के पास गया। वो ट्रक पलटा जरूर था मगर उस ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थी, उसका इंजन अभी भी चालू था। मैं उसके करीब पहुंचा और अच्छे से उसके आसपास जाकर देखा। अजीब बात थी, अगर कभी सड़क में कोई गाड़ी पलटती है तो वहां कांच बिखरा पड़ा रहता है, सड़क में खरोंचों के निशान भी होते हैं, मगर इस ट्रक के आसपास ना कांच के चूरे थे ना ही ऐसे कोई निशान जिससे लगे कि वो ट्रक स्किड करके पलटा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उस ट्रक को उठाकर बड़े प्यार से सड़क में लिटा दिया हो, मानो जैसे वो कोई खिलौना हो। बाहर ठंड बहुत थी और उस जंगल में कार से बाहर ज्यादा देर खड़ा रहना हमें ठीक नहीं लगा। ना जाने उस सड़क को ब्लॉक करने के पीछे किसी की क्या मंशा होगी, इसलिए हम तुरंत वापस अपनी कार में बैठे। मैंने अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप खोला तो मुझे जंगल के बीच से एक कच्ची सड़क दिखी जो आगे जाके इसी सड़क से मिलती थी। वो कच्ची सड़क करीब 7 किलोमीटर लंबी थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने उस कच्ची सड़क से ही जाने का फैसला किया। हम उस कच्ची सड़क में घुस गए। सड़क कच्ची जरूर थी मगर एकदम सही हालत में थी। हम उस सड़क से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें हमारे पीछे से किसी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों तरफ अंधेरा था, सामने के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे से आती हुई हमें 2 हेडलाइट्स दिखी जो बड़ी ही रफ्तार से हमारे पीछे आ रही थी। वो सड़क संकरी थी, उसमें हम पीछे से आती किसी भी गाड़ी को पास नहीं दे सकते थे, इसलिए मेरे बेटे ने कार की रफ्तार तेज की। पीछे से आती वो गाड़ी अब हमारे एकदम करीब थी। उसकी तेज हेडलाइट की वजह से सामने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। मेरा बेटा तेजी से कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि पीछे से आती वो गाड़ी बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हमारे पीछे आ रही थी। अगर हम अपनी रफ्तार कम करते तो दोनों गाड़ियों की भिड़ंत निश्चित थे। तभी हमें सामने सड़क के किनारे एक पुराना सा गांव दिखाई दिया। मेरे बेटे ने तुरंत गाड़ी गांव की तरफ घुमा दी और हमारे पीछे से आती वो गाड़ी तेजी से उस कच्ची सड़क में आगे निकल गई। तब हमने जाती हुई उस गाड़ी को देखा और हैरानी से हम सभी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो वही ट्रक था जो अभी कुछ देर पहले सड़क के बीचों बीच पलटा हुआ था। बड़ी ही अजीब बात थी। तब मेरे बेटे ने कहा, अब पापा शायद इस तरह के 2 ट्रक्स होंगे। मैंने भी सोचा, हाँ शायद मेरा बेटा सही कह रहा है।
इस तरह के 2 ट्रक्स होंगे। मेरे बेटे ने कार को गांव के बाहर रोका और हम सभी कार से नीचे उतरकर उस गांव के एक घर की तरफ गए। मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी वहां जाने के लिए डर रही थी, पर हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हम सभी एक घर के पास गए तो देखा उस घर के दरवाजे पर एक पुराना सा जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। दूसरे घर के पास गए तो वहां भी उसी तरह का ताला लटका हुआ था। तीसरे घर के दरवाजे पर भी हमें ताला मिला। बाहर ठंड बहुत थी। अगर हम बाहर ही खड़े रहते तो हम सब की कुल्फी जम जाती, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा हुआ था। मजबूरन हमने फैसला किया कि हम एक घर का ताला तोड़कर उसके अंदर ठहरेंगे। इसी फैसले के साथ मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर लटके ताले पर वो पत्थर मारने वाला था कि तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, अब साहब, अगर आप लोग ठहरने के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास है। यहाँ आपको सारे घर बंद मिलेंगे, लेकिन आप मेरे घर चलकर रह सकते हैं। बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। कमरे और बिस्तर आरामदायक है, आप निश्चिंत होकर मेरे पीछे बिछाइए। इतना कहकर वो आदमी वहां से जाने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। घरों की एक लंबी कतार के बाद आखिर में उसका घर था, जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। उस घर के सामने एक खाली जगह थी, जिसके बाद वही कच्ची सड़क थी जिसके किनारे हमारी कार खड़ी थी। मैंने उस आदमी से कहा, भाई, यहां बिजली नहीं है क्या? वो आदमी बोला, अब साहब, बिजली तो कई सालों पहले कर दी, अभी तो बस यही लालटेन है। इतना कहकर उसने अपने घर का दरवाजा खोला और हम सभी उस घर के अंदर दाखिल हो गए। वो एक पुराना सा घर था जिसमें कई सारे कमरे थे। उस आदमी ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, वो वाला कमरा सबसे अच्छा है, आप लोग उसी कमरे में रह सकते हैं। हम सभी उसके बताए हुए कमरे की तरफ गए और कमरे के अंदर दाखिल होते ही हमने देखा कि उस कमरे में 4 बेड्स लगे हुए थे। वो कमरा एक आम सा दिखने वाला कमरा था। वहां ज्यादा सहूलियतें नहीं थी। एक फायरप्लेस था जिसमें कुछ लकड़ियां जल रही थी, जिसकी वजह से वो कमरा गर्म था। हम चारों ने अपने बैग्स रखे और जूते उतारकर जैसे ही बिस्तर पर बैठे थे, तभी बाहर से वो आदमी आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, अब साहब जी, ये लीजिए पानी की बोतल। माफ कीजिए, इस वक्त खाने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता, पर सुबह को मैं आपके लिए जल्दी नाश्ता बना दूंगा। मैंने उस आदमी से कहा, अब नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है, थैंक यू। इतना कहकर मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो आदमी वहां से चला गया। उसके दूर जाते कदमों की आवाज को हम सुन सकते थे। उसके बाद हम सभी अपने अपने बिस्तर में घुसकर लेट गए। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे किसी भी नई जगह में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए मैं लेटा लेटा ही कुछ सोच रहा था कि तभी मुझे बाहर से 2 लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों दबी हुई आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी। वो कदमों की आवाज हमारे कमरे के दरवाजे तक आई और वहां पर आकर रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो कदमों की आवाज वहां से दूर चली गई। मैं काफी देर तक लेटा रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं खड़ा उठा और खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखा, और जो मैंने बाहर देखा वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बाहर वही ट्रक खड़ा था। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि कहीं वो ट्रक हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे थे वो ट्रक हमारे पीछे ही आ रहा था। और अब देखो, जहां हम रुके हैं वो वहां भी आ गया। अब मुझे डर लग रहा था। मेरे मन ने कहा कि कहीं उसमें कोई साइको किलर तो नहीं, जिसकी वजह से मेरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। ये सोचकर मैंने वहां से निकल भागने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया
और अपना सामान पैक करके हम उस घर से बाहर जाने लगे। तभी दरवाजे पर हमें वही आदमी मिल गया जिसका वो घर था। उसने हमें आधी रात को इस तरह से जाते हुए देखा तो हमसे पूछा, क्या हुआ साहब, आप लोग अचानक से कहाँ जा रहे हैं? मैंने उस आदमी के हाथ में कुछ पैसे रखे और उसको बिना कुछ जवाब दिए हम उसके घर से बाहर निकल गए और फिर हम भागते हुए अपनी कार की तरफ गए। अपनी कार में बैठकर मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से उस कच्ची सड़क में डाल दी। मेरा बेटा और मेरी पत्नी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं बस गाड़ी चलाता रहा। अभी हम उस कच्ची सड़क में कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी हमें हमारे पीछे से उसी ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो ट्रक पूरी रफ्तार से हमारे पीछे आ रहा था। उसकी तेज चमकती हेडलाइट्स हमें साफ दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी कार की रफ्तार धीमी की तो पक्का वो ट्रक हमें कुचल डालेगा, इसलिए मैं पूरी रफ्तार से कार चलाता रहा। तभी अचानक ना जाने कहां से एक आदमी सड़क में आया और मैंने बिना ब्रेक दबाए उस आदमी को अपनी कार से उड़ा दिया। वो आदमी मेरी कार से टकराकर उड़ता हुआ पीछे सड़क में जा गिरा और पीछे से आते उस ट्रक के टायर्स के नीचे कुचल गया। मैंने अपना मोबाइल देखा और उसमें गूगल मैप खोला। हम मेन हाईवे से बस 500 मीटर दूर थे और पीछे से आता वो ट्रक हमसे बस कुछ ही फीट दूर था। मैंने अपनी कार की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। मैं पूरी जान लगाकर बड़ी सावधानी से कार दौड़ा रहा था। तभी हमें सामने मेन हाईवे दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड्स में हम मेन हाईवे में एंटर हुए। मेन हाईवे में आते ही मेरी कार ने और रफ्तार पकड़ ली। अब तक कोहरा भी कुछ कम होने लगा था और सड़क में दूसरी गाड़ियां भी दिखाई देने लगी थी। मैंने अपनी कार के बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। अब हमारे पीछे वो ट्रक नहीं था। मैं मेन हाईवे में पूरी रफ्तार से अपनी कार को दौड़ा रहा था। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे। मैं रह रहकर बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था, मगर हमारे पीछे अब कोई ट्रक नहीं था। कुछ देर में सुबह हो गई और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अगले दिन मैंने गूगल मैप में उस रूट के बारे में सर्च किया, मगर गूगल मैप में अब वो सड़क दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उस तरह का कोई गांव दिखाई दिया जिसमें हम रुके हुए थे। कुछ दिन बाद जब हम उसी हाईवे से वापस अपने घर जा रहे थे, तब उसी जगह में जहां पहली बार हमें वो जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा दिखाई दिया था, ठीक उसी जगह में सड़क के किनारे झाड़ियों में एक टूटा हुआ कबाड़ हो चुका ट्रक खड़ा था। उसकी टायर्स नहीं थे, इंजन भी गायब था। उसकी हालत देख के लग रहा था जैसे वो ट्रक उसी जगह में कई दशकों से खड़ा मौसम की मार खाकर कबाड़ हो रहा था। ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था कि वो ट्रक सड़क में चल सके, मगर मुझे पूरा यकीन था कि ये वही ट्रक है जिसे हमने उस रात मौत बन के हमारा पीछा करते देखा था। मगर अभी दिन के उजाले में यह सिर्फ एक टीन के टुकड़े के बराबर था। मेरा नाम राजेश है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। इस चैनल में मैंने कई ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुनी और उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने साथ घटी एक डरावनी घटना शेयर करूं। ये बात आज से 20 साल पहले की है। उस वक्त मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से मुझे रात में भी टैक्सी चलाने की जरूरत पड़ती थी। रात में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिलते थे, इसी वजह से कई बार मुझे खाली हाथ भी घर लौटना पड़ता था। ऐसी ही एक रात मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी लगा के इंतजार कर रहा था। रात 11 बजे की आखिरी ट्रेन आने वाली थी, मगर उस रात वो ट्रेन अपने समय से लेट थी और मैं अपनी टैक्सी में बैठा बैठा कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात में एक आवाज को सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा। दरअसल एक औरत मेरी टैक्सी का दरवाजा खोलकर पीछे आकर बैठ गई थी। मैंने टैक्सी की लाइट्स जला के मिरर में पीछे देखा और बोला, आपको कहाँ जाना है? वो बोली कि उसे अल्मोड़ा जाना है। मैंने अपनी कलाई घड़ी में देखा,
रात का 1 बज रहा था। सोते सोते मुझे काफी देर हो गई थी। मैंने स्टेशन में चारों तरफ देखा, मगर वहां और कोई भी नहीं था। अब वो स्टेशन एकदम सुनसान था। मैंने उस औरत को पैसे बताए कि अल्मोड़ा जाने के इतने पैसे लगेंगे। वो औरत तैयार हो गई। बस फिर क्या था, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया अल्मोड़ा के लिए। उस वक्त काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने वाली सड़क में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था और रात में तो मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिख जाया करती थी। सड़क घुमावदार और एकदम सुनसान थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। अभी मुझे काठगोदाम से निकले हुए 1 ही घंटा हुआ था और मैंने राती घाट नाम की जगह को क्रॉस किया ही था कि तभी मुझे मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उस वक्त मेरी टैक्सी के अंदर लाइट नहीं जली थी। मैंने मिरर में पीछे देखा तो मुझे मेरी सीट के ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया दिखाई दिया और उसकी लाल आंखें। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गया था। मैंने झट से लाइट जलाई तो देखा वो औरत अपनी सीट में बैठे बैठे सोई हुई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ था। मैंने कुछ देर लाइट्स को ऑन रहने दिया और कार चलाते हुए मैं बीच बीच में मिरर में पीछे भी देखता रहा। पीछे सीट में वो औरत अभी भी सोई हुई थी। फिर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और कार ड्राइव करने लगा। मैं जैसे ही काकरी घाट नाम की जगह पर पहुंचा, मुझे फिर से मेरी सीट के पीछे वही हंसी सुनाई दी। मैंने मिरर में देखा तो वही काला साया दिखाई दिया, ठीक मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे, बिल्कुल मेरे करीब। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने तुरंत लाइट्स ऑन की तो देखा मेरे पीछे बैठी वो औरत अब वहां नहीं थी। वो सीट एकदम खाली थी। मैंने मुड़कर पीछे देखा, वो जगह एकदम खाली थी। अजीब बात थी, मैंने कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी थी और गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार से चल रही थी कि कोई भी उस रफ्तार में चलती हुई गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। फिर वो औरत कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आया। अब डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि कार के अंदर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने अपनी कार सड़क में ही छोड़ी और खुद भागते हुए एक गांव की तरफ गया। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था। उस गांव तक पहुंचने के लिए एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन वो पुल अभी मुझसे बहुत दूर था। इसलिए मैंने सोचा कि नदी को क्रॉस करके मैं जल्दी उस गांव तक पहुंच जाऊंगा। वैसे भी उस वक्त नदी में ज्यादा पानी नहीं होता था। चारों तरफ अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी काफी थी उस गांव तक पहुंचने के लिए। मैं भागते हुए नदी के पास पहुंचा। अजीब बात थी, मैं अभी बस थोड़ा ही भागा था, मगर मेरी सांसें ऐसे फूल रही थी मानो जैसे मैं मीलों दूर से दौड़ कर आया हूं। नदी में पानी कम था और उसके बीच बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए आसानी से उसे पार किया जा सकता था। मैं नदी पार करने लगा। अभी मैं बीच नदी में था। मैंने नीचे पानी की तरफ देखा। चांद ठीक मेरे सिर के ऊपर था। मैं पानी में उसका प्रतिबिंब साफ साफ देख सकता था। वो मेरे कंधे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा काला और आंखें लाल चमक रही थी। उसे अपने कंधे पर बैठा देखकर मैं घबरा गया और लड़खड़ा कर नदी में गिर गया। मैं जैसे तैसे उस नदी से बाहर निकला और फिर से गांव की तरफ भागने लगा। गांव के बाहर एक रास्ते के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था। मैं जाकर उस मंदिर के सामने गिर गया। उस मंदिर के पास मेरा डर कुछ कम हुआ। मैं तब तक उस मंदिर के पास बैठा रहा जब तक सवेरा नहीं हो गया। सुबह गांव के कुछ आदमी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे मंदिर के सामने लेटा हुआ पाया। उन्होंने मुझे जगाया और मुझसे पूछा कि मैं वहां कर क्या रहा हूं। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तब वे लोग मुझे गांव के एक आदमी के पास लेकर गए जो तांत्रिक विद्या जानता था। उस आदमी ने मेरे माथे पर बुबूत रगड़ी और मेरे पूरे बदन पर गंगा जल छिड़का और फिर एक कागज की पुड़िया में कुछ मंत्र पढ़कर मुझे देकर कहा
कि मैं वो पुड़िया कुछ दिन तक अपने पास रखूं और उसके अंदर रखी भभूत का तिलक तब तक लगाऊं जब तक वो पुड़िया खाली नहीं हो जाती। और उन्होंने मेरी गाड़ी के लिए गंगा जल देकर कहा कि गाड़ी के अंदर अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर दूं और गाड़ी के अंदर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करूं जो मुझे भूत प्रेतों से दूर रखेगी। तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ वो घटना क्यों घटी, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी और ना ही कोई फोटो। उस दिन मैं सकुशल उस गांव से वापस अपने घर आ गया और उसके बाद मेरे साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी, क्योंकि उस दिन के बाद से हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों को ऐसी मुसीबतों से दूर रखते हैं, तो दिल खोल के कमेंट में लिखिए जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।